नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, इस चैनल पे सीटेट की तैयारी तथा अदर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है, आपको जैसा कि पता है। और हम लोग जो है ईवीएस पेडागोजी कर रहे थे, जो एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस पेडागोजी थे वो कर रहे थे। 3 पार्ट में मैंने ऑलरेडी पूरा अच्छे से करा दिया है। इतने अच्छे से कराया है कि आपको जो है मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। फिलहाल मैंने आपको बोला था 3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट करने के बाद से जो है आपको क्वेश्चन आंसर सारा करा दूंगा। तो चलिए देर न करते हैं, इस पार्ट में मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए, पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषय को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो क्यों प्रस्तावित किया गया है ईवीएस विषय को? ठीक है, बहुत सारे विषयों के बजाय, यानी कि जो है बहुत सारे विषय होते हैं ईवीएस में, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री वगैरह, सारी चीज़ें कंबाइन होता है ना ईवीएस। तो सब अलग अलग विषय के बजाय क्यों ईवीएस को जो है जोड़ा गया है, ईवीएस को क्यों डाला गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को पर्यावरणीय समझ को बढ़ाना। सेकंड है, शिक्षार्थियों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है, थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान है। और फोर्थ है, ईवीएस में अध्यायों को कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इस तरह के मैंने आपको इस प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से इसमें कराया है और आपको इस प्रश्न का उत्तर तो आपको देखते ही सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, जरूरी आप खाना पूर्ति करने के लिए वीडियो नहीं देखिए। एक बार वीडियो करने वाले है कि आप सिर्फ नाम के लिए वीडियो नहीं देखिए। वीडियो देखिए तो एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड से होना चाहिए। नहीं कि आधा घंटे की वीडियो होती है अगर, यानी 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आजकल छोटी वीडियो होती है 15 मिनट 20 मिनट। ज़्यादा बड़ी हो गई वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो 25 मिनट से 30 मिनट की बीच होती है। 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, शुरू में बनाता था तो आप लोग को जो है कंसर्न कम था, तो इसलिए मैंने आपने बोला कि जो है वीडियो छोटी कीजिए, इसलिए मैंने छोटे करना शुरू किया। तो कहने वाला है कि आप लोग अगर 20 मिनट देते हो तो 20 मिनट एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि क्या मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आप उस टाइम देखिए, बाद में जब भी देखते हो आप सुबह शाम अपने हिसाब से टाइम से देखिए, लेकिन वो आपका एकदम स्टडी टाइम ही होना चाहिए। इधर उधर कोई काम करते हुए ना देखें, उस चीज़ को आराम से सुने और समझे, देखिए क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन अगर करने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो है पाठ्यक्रम विषय के बजाय ईवीएस को क्यों प्रस्तावित किया गया? तो ऑप्शन देख के आप समझ जाइएगा क्यों। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर में यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश और मुद्दों से जुड़ी परस्पर संबंधित जो है समझ विकसित करने के लिए आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है। एनसीएफ मैंने ऑलरेडी कराया है और ईवीएस के बारे में एनसीएफ क्या कहता है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में करा भी दिया है, बता भी दिया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है, यानी ईवीएस के शिक्षण के संदर्भ में जो है एनसीएफ क्या नहीं कहता है? तो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, ये 4 चीज़ें हैं। पहला है प्रयोग करना, सेकंड ऑप्शन है तकनीकी शब्दों से परिचय, थर्ड है विषयगत दृष्टिकोण और फोर्थ है बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है तकनीकी शब्दों से परिचय। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको रोड लर्निंग या फिर रेटाफिकेशन या फिर कोई चीज़ को आपको बार बार दोहराना, इन सब चीज़ों को जो है अगर प्रमोट करने को दे, ठीक है, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में आती हैं। या फिर कोई टेक्निकल चीज़ों में जाना, ठीक है, टेक्निकल चीज़ मतलब कि एकदम सिर्फ एज इट इज आपको पढ़ के याद कर लेना। ठीक है, तो तकनीकी शब्दों से परिचय ये जो है ईवीएस नहीं कहता। ईवीएस कहता है कि जनरल वे में लेकर चलिए, पैसिव लर्निंग होनी चाहिए, जो है बच्चा देख करके आराम से बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करे ज्ञान का। ठीक है, तो वो कब कर पाएगा? जब उसको जो है उस पर बर्डन ना पड़ेगा। ठीक है, और तकनीकी शब्दों से परिचय, मान लीजिए कोई बच्चा अगर हो सकता है ना कि वो टेक्निकल शब्दों को याद ना कर पाता हो, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाया हो। ठीक है, लेकिन उनका जो जैसे साइंस का है या ईवीएस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ईवीएस में अगर टेक्निकल वर्ड्स अगर उसने नहीं सीखा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझता है। मान लीजिए कि एक आप चैप्टर पढ़ा रहे हो परिवार और मित्र, तो परिवार और मित्र चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसमें अगर आप पढ़ा रहे हो कि जो है
टेक्निकल वर्ड्स जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली हो गया, जो है जॉइंट फैमिली हो गया, तो ये सारे अगर वो टेक्निकल वर्ड्स याद ना हो लेकिन उसको कॉन्सेप्ट उसका पता हो तो वो चीज़ें वो भी तो अच्छी है ना। उसको उसको कुछ तो उसको समझ तो है ना उस चीज़ की। लेकिन अगर टेक्निकल आप कहिएगा नहीं आपको ये याद करना ही एकदम नहीं कीजिएगा तो नंबर काट लिए जाएंगे, ये कर लेंगे, ऐसे करने से क्या होता है, ये चीज़ें ईवीएस प्रमोट नहीं, ईवीएस सॉरी एमसीएफ प्रमोट नहीं करता ईवीएस लर्निंग के लिए। कहता है कि जो है आपको टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है, टेक्निकल वर्ड टेक्निकल शब्दों से परिचय कराना इसका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, इसमें सच्ची कहानियाँ और घटनाएं शामिल हैं। सेकंड है, यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। थर्ड है, यह एक एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है। और फोर्थ है, यह छात्रों की विविध पृष्ठभूमि पूरा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है यह अमूर्त अवधारणा की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। कहने का मतलब कि देखिए प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस होता है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक होता है, उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, ठीक है, तो कह रहा है कि अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है, ये जो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई अमूर्त यानी कि जो चीज़ सामने कॉन्क्रीट रूप में उपस्थित ना हो, ठीक है, वो अमूर्त हो गया। और अवधारणा की ठीक है, अमूर्त अवधारणा की परिभाषा पर स्पष्टीकरण पर केंद्रित होनी, यानी उस चीज़ का जो है कॉन्सेप्ट बनाने पर केंद्रित होनी चाहिए। उस चीज़ की परिभाषा जो है, मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, तो सजीव और निर्जीव का है, तो सजीव चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं ना, ठीक है, लेकिन आप बता सकते हो कि सजीव क्या है। उदाहरण देके आपको रिलेट करके बताना है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। आप बताओगे कि जैसे पेड़ है वो सजीव है, इंसान है सजीव है, जानवर है सजीव है, ठीक है। अब उसमें उसका जो है परिभाषा दे दिया रहेगा, वो परिभाषा को आपको रिलेट करना ठीक है। उसके अलावा आपको बता देगा कि सजीव के क्या लक्षण है, तो सजीव के क्या लक्षण है आप उसको बताएंगे रिलेट करके। हाँ, एक मनुष्य जो है खाता है, उसके जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, ठीक है, बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो इत्यादि आप लक्षण जो है आप बताते जाओगे, ठीक है, उसको आप रिलेट करके बताओगे। लेकिन पुस्तक किस पे केंद्रित होती है? पुस्तक जो है अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है, ये जो है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ईवीएस शिक्षार्थियों को अपने वातावरण का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन है, ईवीएस वितरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। और फोर है, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईवीएस वितरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। क्यों? देखिए क्वेश्चन का क्या करने की कोशिश कर रहा, समझिएगा कौन सा सच नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से, एक नंबर बहुत आराम से चला जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं दोगे तो कौन सा नहीं है? तो जैसा कि मैंने बताया कि ईवीएस जो है कोई भी चीज़ पे अगर आपको रोट लर्निंग प्रमोट करने को बोल रहा है, परिभाषा याद करने को, रटाफिकेशन पे बल दे रहा है, तो आपको जो है नहीं, वो निगेटिव एस्पेक्ट में आएगा। तो ये निगेटिव हो जा रहा है कि ईवीएस पर वितरण और परिभाषाओं पर बल देता है, ठीक है, परिभाषा पर जोर देता नहीं है। वो चीज़ आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट करने को बोलता है ईवीएस, कि मतलब जो भी अपने आसपास की चीज़ें उसके बारे में जानने को बोलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझना। और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। ये जो है प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस का जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों? देखिए बच्चा अपने आसपास के कल्चर से जुड़ेगा, अपने जो भी संस्कृति से जुड़ेगा, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ेगा, तभी तो बच्चा आगे जाकर प्रकृति का संरक्षण कर पाएगा, उस चीज़ के प्रति जागरूक हो पाएगा, उस चीज़ के प्रति कंसर्न हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चे को जो है प्राथमिक लेवल पर जब अगर ईवीएस पढ़ाते हैं तो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना जरूरी है। इसका मैंने उदाहरण आपको दिया था उसमें, जो वीडियो मैंने कराया था ईवीएस पेडागोजी वाला, पिछले 3 वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जो कैसे कर सकते हैं।
तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं कि बच्चा एक जो है प्लांट को गोद ले या प्लांट की देखभाल करे, उसको जो है पानी दे, उसका जो है अच्छे से देखभाल करे। इससे क्या होगा, बच्चे को जो है प्रकृति के प्रति जुड़ाव होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अवधारणाओं मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो देखिए ईवीएस में जो है जो भी कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको जो है वो अवधारणा यानी मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में नहीं किया जाता। यानी कि कोई सामाजिक विज्ञान का मुद्दा है या फिर विज्ञान का मुद्दा है कोई चीज़, तो उसको ये नहीं कि विज्ञान का सिलेबस है, ये सामाजिक विज्ञान का है, ऐसा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, जो लोग अच्छे से देखे होंगे उनको तुरंत दिमाग में क्लिक किया होगा क्यों हो सकता है। ठीक है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है। सेकंड है ऑप्शन बी, एक अच्छी शिक्षण रणनीति है। थर्ड नंबर ऑप्शन है, यह सिलेबस लोड कम करने के लिए है। और फोर्थ ऑप्शन है, ईवीएस के सिलेबस को सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिंपल सी बात है, ऑब्वियस क्वेश्चन का मैंने बोला कि जो है आपने अगर देखा होगा वीडियो तो अच्छे से आप तुरंत क्लिक करेगा। अगर आपने नहीं देखा हो या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो कि कैसे सर बता रहे हैं कि मैंने बताया है, तो आप जाके एक बार फिर से वीडियो देखिए। 20 मिनट की वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हो। दोबारा देखोगे, जब तक दिखना है तब तक समझना है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप दोबारा देख सकते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि जो है आप एक ही बार देख लिए हो गया काम। आपको बाहर थोड़ा ना डालना है, आपको समझना है उस चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ अब आपको पता है नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। तो इस बार का सीटेट बस है, जब भी एग्जाम होगा आपका, ठीक है, चाहे वो बहुत सारे अफवाह उड़े कि मैंने भी बोला था कि सितंबर में होगा। ठीक है, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा। हो सकता है कि अभी नए सीटेट की भी वैकेंसी आ जाए और दोनों को कंबाइन करके एक साथ ले ले। ठीक है, जब भी लेना होगा दिसंबर वाला। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकता सीबीएसई इस बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि फिलहाल नीट जेईई वाला एग्जाम का जो है इस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने पे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि बच्चा जो है कोई भी चीज़ बच्चा जो होता है वो होलिस्टिक रूप से देखता है, यानी समग्र रूप में देखता है। यानी कि वो जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चा डिवाइड नहीं कर सकता है कि सामाजिक विज्ञान का मुद्दा है, ये जो है साइंस का मुद्दा है, सामाजिक विज्ञान वो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है इत्यादि, वो जो है डिवाइड नहीं कर सकता। इस बच्चा जो है होलिस्टिक रूप से देखता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो है हम लोग कोई भी मुद्दे को जो है ईवीएस में और साइंस और सोशल साइंस में नहीं बांटते हैं, उसको होलिस्टिक रूप से बच्चा देखता है, तो हम लोग भी होलिस्टिक रूप से देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की जो सिफारिश नहीं की, इसका सबसे उचित कारण क्या है? देखिए एनसीएफ जो है, मैंने बताया था आपको एनसीएफ वाला वीडियो में तो नहीं, लेकिन मैंने एनसीएफ क्या सिफारिश किया था वो मैंने बताया था एनसीएफ वाले में। और इस वाले वीडियो में बताया था कि एनसीएफ ने क्या क्या रिकमेंड किया है, क्या उसका सुझाव है, क्या उसने बोला है। ठीक है, ईवीएस के बारे में। तो एनसीएफ 2005 कभी भी नहीं कहता कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की जो है बुक जो है पढ़ाई जाए। आपने देखा होगा कि ईवीएस 3, 4, 5 में चलता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा है, 1, 2 में क्यों नहीं चलता? तो इसलिए नहीं चलता क्योंकि जो है ऑप्शन देख लेते कौन सा है, पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है ईवीएस केवल कक्षा 3 के लिए है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते। और फोर्थ ऑप्शन है एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए। क्यों? देखिए मान लीजिए बच्चा जो है, देखिए आपको पता है ना, मैंने आपको कराया है जो ये वीडियो कराया है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था, पहले पार्ट में इनफैक्ट मैंने बताया था कि बच्चा जो है 1 और 2 क्लास में इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि बच्चा जो है जो मैथ और ये अदर सब्जेक्ट होते हैं हिंदी वगैरह, उसी से वो बच्चा जो है सामाजिक ज्ञान जो है ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, उसके बाद से जब उसके अंदर कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है, समाज जो है क्षमता आ जाती है, तब वो 3 क्लास से ईवीएस का जो है देखना शुरू करता है। बाकी उसके पहले यानी क्लास 1 और 2 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में
कि बच्चा क्यों नहीं चलता है, ठीक है। तो उसमें ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन को छोड़ के एक और ऑप्शन था कि बच्चा जो है अदर सब्जेक्ट के माध्यम से ईवीएस के कॉन्सेप्ट को ग्रहण करता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हिंदी और मैथ के द्वारा वो सीखता है उस समय। और उसके बाद से 3 क्लास से बच्चा जो है, इसलिए जो है 3 क्लास तक वो एबल नहीं रहता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए जो है नहीं दिया जाता है ऑप्शन कक्षा 1 और 2 में वो ईवीएस का। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए मैंने बोला था ना आपको कि थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा थीम नहीं है या सब थीम नहीं है। वही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान पाठ्यक्रम में ईवीएस के 6 व्यापक विषयों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए शेल्टर यानी आश्रय, बी थिंग्स वी मेक एंड डू यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं, सी वर्क एंड प्ले खेल और काम, और डी है फूड, ठीक है। तो कौन सा जो है थीम बोल रहा है कि जो कौन सा जो है थीम नहीं है, ठीक है। 6 थीम है ईवीएस के, आपको पता है, तो उसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है वर्क एंड प्ले जो है, मैंने बताया था कि वर्क एंड प्ले थीम नहीं है, सब थीम है, ठीक है। तो ये थीम बोला कि कौन सा थीम नहीं है, तो वर्क एंड प्ले हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आज का हमारा प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट में मैंने इसके आगे का क्वेश्चन में कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ना कराना, बल्कि कम ही प्रश्न करिए, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। क्योंकि अब ये वाला सीटेट जो है, अब जो भी लोग फॉर्म भरें, जो नहीं भर पाए हैं, अगर अगला निकाल देता है तो अच्छी बात है इसी सिलेबस पे, वरना आपको पता है सिलेबस चेंज करेगा। और जितने लोग भरे हैं कम से कम वो पूरा जान लगाते हैं, अच्छे से निकाल लें, ठीक है। क्योंकि फिर सिलेबस चेंज होगा तो आपको परेशानी कहीं ना कहीं होगी, ठीक है, ये भी आप मान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और कलीग्स वगैरह में शेयर कीजिए, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से जो है आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरे भी आपकी मदद करते हैं, इसलिए दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।